What's up guys? Welcome back to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. This is day 2 of our one shot series. हमारी one shot series का first day हमने बढ़िया तरीके से complete किया. 14 principles of management को हमने अच्छे तरीके से समझा. आज हमारा day 2 है. आज बेटा second chapter को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आज ही हमारा second chapter finally complete हो जाएगा. आज हम second topic that is principles of scientific management जो हमें किसने दिए हैं, F.W. टेलर ने, इनको कवर करेंगे, इनको समझेंगे अच्छी तरीके से और जल्दी ही चैप्टर को समाप्त कर देंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर हम फादर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें बेटा, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फेयोल, जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, जिनको हमने लास्ट वीडियो में पूरे ही कवर कर लिया था. आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बेटा, जो हमें दिए F.W. टेलर ने. देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो बेटा फादर ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फेयोल. वही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है बेटा F.W. टेलर. F.W. टेलर को बोला गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्होंने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के और उन्हीं के साथ ही कुछ टेक्निक्स भी दिए जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं F.W. टेलर के बारे में. ये कौन थे, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स दीज प्रिंसिपल्स और इन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश की है. देखो, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा. अगर F.W. टेलर की बात करें तो ये देखिए, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को. ये है हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर. पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक विंसलो टेलर. इनका जन्म हुआ था बेटा 20 of March 1856 में in USA and he is known as father of scientific management. यानी father of scientific management भी कहा गया है. He believed work should be done scientifically, not by guesswork, and introduced principles and techniques to improve efficiency. अब बेटा इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जो काम हो रहा है बेटा, वो साइंटिफिकली होना चाहिए. हर काम के पीछे, हर छोटे से छोटे काम के पीछे क्या होनी चाहिए? यहाँ पे साइंस इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, साइंस से काम होना चाहिए. गेस वर्क, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सब कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं होना चाहिए. ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने क्या किए, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए और साथ ही टेक्निक्स दी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए. हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 मेड हिम वर्ल्ड फेमस. ही डाइड ऑन 21 मार्च 1915. इतना ही काफ़ी है इनके बारे में जानना. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखो, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि मतलब क्या है इन साइंटिफिक मैनेजमेंट का. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री. क्यों दिया मैम ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट? बेटा फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने ये दिया और इसीलिए दिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में आप क्या कर सको, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सको, बेटर तरीके से काम कर सको. ठीक है, इट मीन्स अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड टू मैनेज वर्क इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गेस वर्क, ट्रेडिशन और रूल ऑफ थंब. इन्होंने क्या बोला बेटा, हर काम को करने के पीछे एक साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गेस वर्क नहीं करना, ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो नहीं करना, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना. The main aim is to find the one best way to perform a task, reduce wastage of time and resources and ensure better output. बेटा इन साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम क्या था, किस तरफ ये इशारा कर रहे थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था बेटा कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढना, वन बेस्ट वे टू डू एनीथिंग. कोई भी काम, जो भी काम आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका एक बेस्ट तरीका ढूंढो जिससे कि आप कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली एंड ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली क्या कर सको, काम को कंप्लीट कर सको. अब देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारा आ रहा है बेटा, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब. इन्होंने क्या बोला कि किसी भी काम को करने के पीछे देयर शुड बी साइंस. यहाँ पे क्या करो बेटा, साइंस को फॉलो करो, साइंस होनी चाहिए हर काम के पीछे, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए. मैम क्या मतलब है रूल ऑफ थंब का? बेटा रूल ऑफ थंब का मतलब है कि पहले से जो चला आ रहा है हम उसी तरीके से काम करें. देखो, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और उन बदलती चीज़ों के साथ बेटर से बेटर काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें भी बदलना पड़ता है. तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने यही कहा बेटा कि किसी भी काम के पीछे देयर शुड बी साइंस, हर काम के पीछे साइंस होनी चाहिए. रूल ऑफ थंब को छोड़ दो, ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, किसी मैनेजर ने कहा भाई यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में काम स्टार्ट कर दो,
ठीक है। अब जो वर्कर्स थे उन्होंने पूछा सर कैसे काम स्टार्ट कर, तो मैनेजर ने क्या बोला, जैसे चला आ रहा है वैसे ही करो। यहाँ पे FW टेलर क्या बोल रहे हैं, रुको जरा भाई, सब्र करो, ऐसे नहीं करना है, तुम हर काम के पीछे साइंस लगाओ, वन बेस्ट वे ढूंढो हर काम को करने का, और फिर काम को क्या करो, पूरा करो, ठीक है। क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बिजनेस को इस तरीके से चलाते आ रहे हैं, तो हम भी आंखें बंद करके उसी तरीके से अपने बिजनेस को रन करें। दिस इज नॉट गुड। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर emphasized that all work should be done scientifically rather than using the traditional rule of thumb methods। rule of thumb का बेसिकली क्या मतलब है कि ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो मत करो, जो चला आ रहा है वही तुम करो, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। He believed that every task should be carefully studied to find the most efficient way of performing it। इन्होंने क्या कहा बेटा कि हर काम को केयरफुली स्टडी करो, देखो, ऑब्जर्व करो, जिससे कि तुम्हें एक बेस्ट तरीका मिले उस काम को एफिशिएंटली क्या करने का, परफॉर्म करने का। दिस अप्रोच रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। क्या होगा बेटा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। क्लियर है। सेकेंड प्रिंसिपल हमारा आ रहा है बेटा हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। मैम क्या मतलब है बेटा, हार्मनी का मतलब होता है कि लोगों के बीच में पॉजिटिविटी होना, ठीक है, पॉजिटिविटी का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना। हमारी कंपनी में देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे दो क्लास होती है, एक मैनेजर ग्रुप होता है और एक वर्कर ग्रुप होता है। अब होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा मैनेजर ग्रुप को हमेशा वर्कर ग्रुप से शिकायत होती है और वर्कर ग्रुप को हमेशा मैनेजर ग्रुप से शिकायत होती है। FW टेलर ने क्या बोला कि भाई लड़ो नहीं, एक दूसरे से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, लड़ना झगड़ना नहीं है तुम्हें, हार्मनी के साथ काम करो, एक दूसरे की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। वर्कर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैनेजर के डिसीजंस को, मैनेजर्स के ऑर्डर्स को, और वहीं पे मैनेजर्स को भी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए बेटा वर्कर के काम को, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनके साथ क्या करो, काम करो। तो वही FW टेलर ने बोला कि देयर शुड बी हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का क्या मतलब है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कॉपरेशन के साथ रहना, और वही डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है, नेगेटिव एनवायरनमेंट, मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, मैं इससे लड़ रहा हूँ, मैं उससे लड़ रहा हूँ, नेगेटिविटी, हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्कॉर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, टेलर ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। बेटा टेलर ने क्या बोला कि यहाँ पे हार्मनी होनी चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसको वर्कर्स रिस्पेक्ट करें, एंड वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, उसको मैनेजमेंट भी प्लीज ध्यान से सुने। ही बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स रिड्यूसेस एफिशिएंसी। इन्हें क्या लगता है बेटा कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, जो क्योस होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं अमंग मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इससे एफिशिएंसी कम होती है। इसीलिए मैनेजर्स को और वर्कर्स को साथ में काम करना चाहिए विद कॉपरेशन। कॉपरेशन का क्या मतलब है, मिलजुल के काम करना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट शुड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स व्हाइल वर्कर्स शुड कोऑपरेट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए बेटा, वर्कर्स के वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए, और वहीं वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। क्लियर है क्या है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल हमारा आ रहा है बेटा कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो कॉपरेशन का क्या मतलब होता है, मिलजुल के काम करना, और इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है, अकेले अकेले भागना। तो FW टेलर ने क्या बोला कि देयर शुड बी कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैम ये तो पहले जैसा ही है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जैसा। नहीं बेटा, हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड में FW टेलर हमसे बोल रहे थे कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना। हार्मनी का क्या मतलब है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एंड कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करने का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम मिलजुल कर काम कर रहे हो, भाई नहीं करना मुझे लड़ाई झगड़ा, मैंने मेंटल रेवोल्यूशन तो सोच लिया कि हाँ मैं अब मैनेजमेंट के मैं सारे ही डिसीजंस को क्या करूंगा, देखूंगा, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वर्कर्स ने क्या कर लिया, सोच लिया, मन में रख लिया, ठीक है। वहीं पे मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि हाँ मैं वर्कर्स के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखूंगा। अब जब आप ग्राउंड पे आए बेटा, फ्लोर पे आए, जब काम करने की बारी आई तो आप कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, है ना। तो हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड में क्या था, वहां पे एक मेंटल रेवोल्यूशन हम लेकर आ रहे थे कि हाँ हम ये काम करेंगे। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या है कि जब आप फ्लोर पे काम
काम करने आ रहे हो बेटा, तो यहाँ पे वहाँ लड़ाई नहीं करनी, वो तो ठीक है, लेकिन मिलजुल के काम करना है, अलग अलग नहीं भागना। समझे क्या है कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म? देखो क्या मतलब है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हाईलाइटेड बाय टेलर इज कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का क्या मतलब है? मिलजुल कर साथ में काम करना है, हार्मनी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, वो तो ठीक है, लेकिन मिलजुल के भी तो करना है। सिर्फ मन में रखने से क्या होगा भाई? इंप्लीमेंट करो, दिखाओ कि हाँ हमने हार्मनी के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड फोकस ऑन कलेक्टिव गोल्स रेदर देन पर्सनल गेन्स। वर्कर्स को और मैनेजर्स को दोनों ही बेटा कलेक्टिव गोल्स की तरफ काम करना है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अपने पर्सनल गेम्स को लेके नहीं लड़ना है। बाय वर्किंग एज अ टीम दे कैन इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जब वो एज अ टीम काम करेंगे बेटा, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, तो एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे? गोल्स को अचीव कर पाएंगे। Taylor suggested that workers should help management achieve targets and management should reward workers for their performance. टेलर ने क्या बोला बेटा कि जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट को हेल्प करना चाहिए उनके टारगेट्स अचीव करने में, और वही जो मैनेजमेंट है उसको वर्कर्स को क्या करना चाहिए? रिवॉर्ड करना चाहिए फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस। क्लियर है? इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल एंड फोर्थ प्रिंसिपल वो हमारा आ रहा है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैम क्या मतलब है इस इतने लंबे से प्रिंसिपल का? बेटा इतने लंबे से प्रिंसिपल का मतलब यही है, एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला कि हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को, हर एक मैनेजर को, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, आप उसका बेस्ट निकाल दो, उसको इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो कि वो अपने काम को आंख बंद करके करने लगे। आप उसको क्या करना है? एकदम ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक उसको ट्रेन करो। जब तक वो एकदम से बेस्ट नहीं हो जाता तब तक उसके साथ क्या करो? उसको ट्रेनिंग दो, उसके ऊपर अपना थोड़ा सा टाइम दो। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनली टेलर एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय टू देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर एक एम्प्लॉय का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है बेटा, उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक क्या करो? ट्रेन करो। ही बिलीव्ड इन सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। सही काम के लिए सही पर्सन को क्या करो? सबसे पहले तो सिलेक्ट करो थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ऑब्जर्व करो कि सामने वाला ये काम कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू सेलेक्ट करो एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू एनहांस देयर स्किल्स। और उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेते हो बेटा, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो जिससे कि वो अपना बेस्ट दे पाए आपके ऑर्गेनाइजेशन को। दिस एंश्योर्स ग्रोथ एंड सक्सेस फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्कर। बेटा इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस की तरफ जाएगा, और वहीं पे वर्कर भी क्या करेगा? पर्सनली डेवलप करेगा, पर्सनली ग्रो करेगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे हमारे चारों प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट खत्म हो गए हैं। इसके बाद हमें एफडब्ल्यू टेलर ने दी है बेटा कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स तो हमें पता है क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइंस। अब एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि मैंने तुम्हें बता तो दिया कि काम तुम्हें क्या करना है, लेकिन इस काम को कैसे करना है ये भी तो मैं ही बताऊंगा ना भाई। क्या करना है वो अलग चीज़ है, और कैसे करना है वो अलग चीज़ है। तो इस काम को कैसे तुम्हें करना है, इसके लिए एफडब्ल्यू टेलर ने हमें कुछ टेक्निक्स दी है बेटा। 8 टेक्निक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनसे हमें और बढ़िया तरीके से पता चलेगा कि हम कैसे इन प्रिंसिपल्स को यूज करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ अपना काम कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर प्रैक्टिकल मेथड सजेस्टेड बाय एफडब्ल्यू टेलर टू अप्लाई हिज प्रिंसिपल इन रियल वर्क। ये एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए बेटा, इनको अप्लाई कैसे करना है रियल वर्क में, इसके लिए इन्होंने हमें कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड की है। दीज टेक्निक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। सबसे पहली टेक्निक बेटा हमारी आ रही है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का क्या मतलब है बेटा? एफडब्ल्यू टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में, मैं तुम्हें बेसिकली आसान शब्दों में अगर समझा दूं तो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस से काम नहीं होगा, एक बॉस से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में क्या कर दो? सबसे पहले तो डिवाइड कर दो। सबसे पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, या फिर जिसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हर पार्ट में मतलब कि हर डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में कितने बॉस होने चाहिए? 4 बॉस प्लानिंग डिपार्टमेंट में होने चाहिए और 4 बॉस एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बोला कि देयर शुड बी 8 बॉस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, इन फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेलर वांटेड टू से दैट द वर्क ऑफ अ डिपार्टमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बेटा एक डिपार्टमेंट का वर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सबसे पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट तो दूसरा एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। इन दोनों में 4-4 बॉस होने चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट में बेटा आएंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड
एंड डिसिप्लिनेरियन। वहीं एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में कौन कौन है? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब इनका काम क्या है मैम? चारों बॉस। ये क्यों होने चाहिए इतने सारे बॉस? ये इतने सारे बॉस इसलिए होने चाहिए क्योंकि बेटा टेलर ने सोचा कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस से काम नहीं होगा। अब इन सभी का काम क्या है ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या मतलब काम होता है बेटा? ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि काम को कैसे करना है, हाउ द वर्क शुड बी डन। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस देगा। जैसे मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूं कि इस काम को इस तरीके से करो, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम को तुम्हें करना किस तरीके से है, ठीक है। रूट क्लर्क का क्या काम है बेटा? डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ वर्क। ये क्या डिसाइड करते हैं? सीक्वेंस ऑफ वर्क, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? रूट क्लर्क। उसके बाद थर्ड कौन आ रहा है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या मतलब होता है बेटा? ये किसी भी काम को करने के लिए टाइम बताएंगे कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है और कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, विद मिनिमम कॉस्ट काम होना चाहिए और मिनिमम टाइम में काम क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए टाइम एंड कॉस्ट फिक्स कौन करेगा बेटा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन का क्या मतलब? मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड रूल्स। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में है, जो भी डिसिप्लिन, जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, उनको कौन मेंटेन करेगा? डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में बात करें तो सबसे पहले आ रहे हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम है क्या है बेटा? ये सारे ही मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो भी काम करने के लिए सामान चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो कौन इकट्ठा करेगा? पूरा गैंग बॉस इकट्ठा करके देंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को काम करने में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, एनी काइंड ऑफ मशीन और एनी काइंड ऑफ टूल। क्लियर है? उसके बाद स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम है बेटा? इंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये देखते हैं कि कोई भी काम टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब टाइमली कंप्लीट का क्या मतलब है कि लेट ना हो, वो तो ठीक है, लेकिन टाइम से पहले भी ना हो। ऐसा ना हो कि तुम जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में क्या कर दो? क्वालिटी खराब कर दो सामान की, ठीक है। रिपेयर बॉस का क्या काम है बेटा? ये मशीन्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखेंगे। हमारे मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? रिपेयर बॉस ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट में कौन है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होता है बेटा? चेक्स क्वालिटी ऑफ द वर्क। ये सारे काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में इंस्पेक्टर जो काम हुआ है उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि ये काम जैसा होना था क्या वैसा ही हुआ है, क्या ठीक हुआ है, और अगर क्वालिटी में कोई भी दिक्कत इन्हें दिखेगी तो वापस से काम क्या होगा? ऊपर फीडबैक जाएगा। क्लियर है मैम? इनको याद कैसे करेंगे बेटा? प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बॉस है, इनको हम याद करेंगे डर्ट से। मैम क्या मतलब है बेटा? प्लान करते रहो और प्लान को कभी एग्जीक्यूट ही मत करो तो दिमाग में क्या हो जाएगा? उस प्लान में, उस लिस्ट में क्या हो जाएगी? धूल जम जाएगी। जब तुम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो प्लान करके क्या मतलब है? तो प्लान में कितने बॉस है? 4। कौन से? डर्ट, डी फॉर डिसिप्लिनेरियन, ई फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आई फॉर रूट क्लर्क एंड टी फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वहीं पे एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में कौन है बेटा? एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में है सर जी। एग्जीक्यूट कौन करेगा? सर जी एग्जीक्यूट करेंगे। सर जी ही प्लान करेंगे, अगर प्लान के बाद एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो डर्ट लग जाएगी, और एग्जीक्यूट भी कौन करेंगे? सर जी करेंगे। सर जी मतलब स्पीड बॉस, आई फॉर इंस्पेक्टर, आर फॉर रिपेयर बॉस एंड जी फॉर गैंग बॉस। क्लियर है? इसके बाद सेकंड टेक्निक आ रही है बेटा हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैम क्या मतलब है बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हर काम के लिए। स्टैंडर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड्स फॉर मशीन, स्टैंडर्ड्स फॉर वर्किंग मैथड, किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड को सेट करना। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन होता है, हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में अगर हम कोई मॉडल लेते हैं बेटा, तो उस मॉडल के अगर हम 50 फ़ोन भी खरीदेंगे तो वो स्टैंडर्ड होता है। वैसे ही तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी के कैमरा लेफ्ट में लगा हुआ है, किसी का कैमरा राइट में लगा हुआ है, नहीं होता ना। तो वो क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। एंड सिंप्लीफिकेशन क्या है कि अननेसेसरी जो भी प्रोडक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अननेसेसरी प्रोडक्ट्स की, उनको एलिमिनेट कर दो, उनको खत्म करो भाई, हटाओ। अननेसेसरी कोई भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस टेक्निक focuses on setting uniform standard for tools, materials and processes while eliminating unnecessary varieties. Standardization ensures consistent quality while simplification reduces wastage and increases स्पीड। क्लियर है? इसके बाद
थर्ड आ रही है हमारी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले मेथड स्टडी, सेकेंड मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। देखो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। मेथड स्टडी में क्या आ रहा है बेटा, टेलर रिकमेंडेड स्टडिंग एवरी टास्क साइंटिफिकली टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ डूइंग इट। कोई भी काम हो रहा है बेटा तो उस काम को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करो, है ना, उस काम को ऑब्जर्व करो और फिर एक साइंटिफिकली बेस्ट मेथड ढूंढो उस काम को पूरा करने की। हाँ भाई यही बेस्ट तरीका है, हम इसी से पूरा क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मेथड स्टडी क्या बोल रही है कि किसी भी काम को करने की बेस्ट मेथड चूज करो बाय ऑब्जर्विंग दैट work. By analyzing different ways of performing a job, the best method is selected, saving time, effort and cost. क्लियर है। इसके बाद मोशन स्टडी क्या बोलता है बेटा, मोशन स्टडी बोलता है कि वर्कर जो भी काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसका मोशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो मोशन कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करो बैठ के। और जो भी अननेसेसरी मोशन वो कर रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट जो कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उनको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो मोशन स्टडी का क्या मतलब कि अननेसेसरी आपका वर्कर अगर कहीं घूम रहा है, कहीं परेशान हो रहा है किसी चीज के लिए, तो उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, हटा दो। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग वर्कर्स मूवमेंट्स व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशंस। इट हेल्प्स इन सेविंग एनर्जी एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बाय इंश्योरिंग दैट एवरी मूवमेंट कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्टिव वर्क। क्लियर है, आए समझ क्या है मोशन स्टडी। इसके बाद टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बोलती है बेटा, टाइम स्टडी इज यूज्ड टू फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। अगर 10 घंटे में किसी चीज़ की 10 यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही है बेटा, तो 1 घंटे में 1 यूनिट मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम ढूंढो। ऐसा नहीं कि 10 घंटे में 10 कर रहे हैं तो हमें पता चला हम 9 घंटे सो ही रहे हैं और 1 घंटे में ही हम 10 कर रहे हैं, क्या होगा, क्वालिटी भी तो डिस्टर्ब होगी ना अगर ऐसे करोगे तो हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, वो क्या है, टाइम स्टडी। ठीक है, बाय नोइंग हाउ लॉन्ग अ जॉब शुड टेक, मैनेजर कैन सेट फेयर टारगेट्स एंड वेजेस, रिड्यूसेस डिलेज एंड improve overall प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। इसके बाद आ रही है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। फटीग स्टडी में हमें क्या क्या काम करना है बेटा, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है, अब बेटा वर्कर को तो रेस्ट चाहिए होता है, वो तो फिजिकली काम कर रहे होते हैं, मेंटली काम करो तो फिर भी थोड़ा समझ आता है, वर्कर है वो तो थकेगा। तो फटीग स्टडी में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो वर्कर काम कर रहा है बेटा उसको कितनी देर का रेस्ट मिलना चाहिए, कितनी देर बाद रेस्ट मिलना चाहिए और दिन में कितनी बार रेस्ट मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने, कितनी देर का रेस्ट, कितनी देर बाद रेस्ट और दिन में कितनी बार रेस्ट। ठीक है, कितनी देर का, तो हमने बोला सर आधे घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। कितने देर बाद मिलना चाहिए सर, हर 3 घंटे में आधे घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। दिन में कितनी बार मिलना चाहिए, एटलीस्ट 3 बार तो मिलना ही चाहिए। तो फटीग स्टडी में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। टेलर एम्फसाइज्ड दैट वर्कर्स कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट रेस्ट। फटीग स्टडी डिटरमाइन्स द नंबर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल नीडेड टू मेंटेन एफिशिएंसी, रिड्यूसेस एक्सॉशन एंड प्रिवेंट एरर्स। अगर वर्कर थक जाएंगे बेटा तो थक के क्या ही काम करेंगे, एफिशिएंसी के साथ काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हमारी क्या आ रही है, डिफरेंशियल फीस बेस सिस्टम। FW टेलर ने हमसे क्या बोला कि यहाँ पे आप जो सैलरी, जो वेजेस वर्कर को दे रहे हो बेटा, इन वेजेस में थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करो। मैम क्या मतलब है बेटा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो फॉर वेजेस। अगर तुम दिन में 10 यूनिट बनाते हो तो तुम्हें 10 यूनिट के लिए इतना पे किया जाएगा। कोई वर्कर अगर 10 यूनिट से ज़्यादा बनाता है, मोटिवेट होगा, तो उसको ज़्यादा पे करो। अगर कोई वर्कर 10 यूनिट से कम बनाता है दिन में तो उसको थोड़ा सा कम पे करो। इससे क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे वो मोटिवेट होकर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है। देखो क्या लिखा हुआ है, टू मोटिवेट वर्कर्स टेलर इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम वेयर एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस फॉर कंप्लीटिंग वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम। जो एफिशिएंट वर्कर्स है, जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको क्या करो, थोड़ा ज़्यादा पे कर दो, और जो कम काम कर रहे हैं उनको लेस पे करो। दिस एनकरेजेस प्रोडक्टिविटी एंड फेयर कंपेंसेशन। जो ज़्यादा काम कर रहा है बेटा उसको एक रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, फेयर कंपेंसेशन भी शो हो रहा है और मोटिवेशन भी बढ़ेगा एम्प्लॉइज़ का। जो लोग काम नहीं, सॉरी वर्कर्स का, जो वर्कर काम नहीं कर रहे हैं वो अगले दोनों और अच्छे से करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक आ रही है बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट टेक्निक इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हम हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड में ही पढ़ के आए हैं। क्या बोल रहा है मेंटल रेवोल्यूशन में, FW टेलर हमसे बोल रहे हैं वही बात कि मैनेजमेंट और वर्कर, ये जो 2 ग्रुप होते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन में, इन दोनों में क्या होना चाहिए, मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। भाई इन दोनों के दिमाग को एक साथ जोड़ो, क्योंकि मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, वर्कर, और वर्कर का काम कौन करेगा, मैनेजमेंट। समझ है, इन दोनों को एक दूसरे से काम है, इसलिए इन दोनों के दिमाग को क्या करो, जोड़ो। देयर शुड बी कोऑपरेशन। ये लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। वो किस में आ जाएगा, मेंटल रेवोल्यूशन में। देखो क्या लिखा है, FW टेलर सजेस्टेड दैट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे
का बुरा नहीं सोचना, ये नहीं सोचना। वर्कर क्या सोचते हैं कि भाई ये मैनेजर खराब है, हमसे काम करवाया जा रहा है। मैनेजर सोचता है बस इनको तो इनके वेजेस चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ये सोचते ही नहीं है, मेरे काम का ये सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। वर्कर्स शुड नॉट फील दैट मैनेजर ओनली वांट टू एक्सप्लॉइट देम एंड मैनेजर शुड नॉट ट्रीट वर्कर्स एज जस्ट मशीन्स। इंस्टेड both should cooperate like team members. The benefits of high productivity should be shared by both. Workers get better wages and managers get higher profits. This change in attitude and cooperation is all called mental revolution. ये जो change जो attitude में बेटा, ये जो change है किसके attitude में, worker के और management के, managers के attitude में ये जो change है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, mental revolution बोल रहे हैं। आए समझ क्या है mental revolution? I hope कि आपको पूरे ही principles as well as techniques जो हमें FW टेलर में दिए हुए हैं वो समझ में आ गए होंगे बेटा। हमारा वीडियो और हमारा चैप्टर दोनों ही चीजें यहाँ पर हो जाते हैं समाप्त। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।